नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछले 2-3 दिन से एक ऐसा मुद्दा जिसने लगभग सभी न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सभी पर वो मुद्दा छाया हुआ है। और जो व्यक्ति राष्ट्र हित में सोचता है, जो बच्चों की शिक्षा को लेकर सोचता है, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सौहार्द के बारे में सोचता है, हर वो व्यक्ति चिंतित है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए, क्या इस प्रकार के विवाद होने चाहिए। और खासकर इस प्रकार के विवाद हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में होने चाहिए, कॉलेजेस में क्या ये मुद्दाएं उठने चाहिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं हिजाब को लेकर। आपने जैसा देखा होगा और पढ़ा होगा कि कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ बच्चियां हिजाब पहन करके स्कूल में गईं, तो कॉलेज प्रशासन ने उन बच्चियों को रोका कि आप ये धार्मिक पोशाक पहन करके आपको स्कूल नहीं आना चाहिए। और इसको लेकर विवाद बढ़ा और फिर ये विवाद लगभग पूरे कर्नाटक में आग की तरह फैल गया और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। तो उसके विरोध में भी कुछ लोगों ने फिर जय श्री राम के नारे लगाए, वो सैफ्रॉन कलर का, भगवा कलर का वस्त्र पहन करके वो स्कूल में जाने लगे। तो एक प्रकार से जो हमारे स्कूल हैं, जो शिक्षा के मंदिर हैं, वो धर्म के अड्डे बन गए। और जो 11-12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो इस समुदाय के हों चाहे फिर वो उस समुदाय के हों, उन बच्चों ने जो भी किया, उनके पीछे अब जो राजनीति हो रही है, उनको लेके जो एक सांप्रदायिक विवाद चल रहा है, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से राष्ट्र की एकता को कमजोर करेगा। क्या ये अफगान जैसा तालिबानीकरण करने का प्रयास भारत में किया जा रहा है? क्या ये जो भारत की मूल धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, क्या ये गांधी के अहिंसा के देश में ऐसा करना जायज है? क्या ये स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र में ऐसा किया जाना उचित है? इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हिजाब का जो मुद्दा है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से खतरा है, भारत के शिक्षा संस्थानों को वो किस प्रकार से डैमेज करेगा, और आखिर इसके पीछे ये कट्टरवादी सोच जो है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लोगों के जो बयान आ रहे हैं, वो किस प्रकार से इस पूरी की पूरी घटना को एक राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं और ये हमारे देश के नौजवानों के लिए, उनकी शिक्षा के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। तो साथियों, सबसे पहले तो खबर के तौर पर हमें ये जानकारी मिली कि जो अपना भारत देश है, उसके दक्षिण का एक राज्य है कर्नाटक। बहुत ही समृद्ध राज्य है, उसकी अपनी एक परंपरा है। उस कर्नाटक राज्य के उडुपी एक जिला पड़ता है। उस जिले में कुछ छात्राएं जो 11वीं और 12वीं क्लास की छात्राएं, जो स्कूल की छात्राएं, उनकी मुश्किल से 16-17 वर्ष की उम्र रही होगी, वो बच्चियां हिजाब पहन करके गईं। और हिजाब जो होता है, आपने देखा होगा, ये इस्लाम के तहत एक तरह से बुरखा टाइप का होता है। हालांकि जो बुरखे में होता है उसमें पूरा मुंह ढका होता है, इसमें मुंह खुला रहता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये हिजाब रहता है। तो ये इस तरह से ये एक इस्लामिक धार्मिक मान्यता है, धार्मिक पहनाव है। तो इसके पीछे जो एक कारण दिया जा रहा है, इसका जो पक्ष करने वाले लोग हैं, जैसा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने रोका कि धार्मिक पोशाक पहन के आपको नहीं आना चाहिए। तो उन लड़कियों ने बहस की, जिद की कि हम तो ये पहन के आएंगे, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो एक हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो संविधान है वो किसी को कुछ भी पहनने का फंडामेंटल राइट देता है। जैसा आपने अभी देखा होगा कि जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इसको लेकर के एक बयान दिया है और इस पर अब खुल के दोनों पक्षों से राजनीति होने लगी है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो महिलाओं का अधिकार है कि वो हिजाब पहने, बुर्का पहने या फिर वो बिकनी पहने। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इतने संवेदनशील ये मुद्दे हैं, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी बोल रहे हो। तो पहली चीज हमें मौलिकता के उस पर देखना पड़ेगा कि क्या ये मौलिक अधिकार है। तो साथियों, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 21 है, जो अनुच्छेद 21 है, वो हमको ये फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है कि हमें अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जो पहनाव है उसको पहनने का अधिकार है। लेकिन भारतीय संविधान का जो कोई भी फंडामेंटल राइट है, कोई भी मौलिक अधिकार है, वो एब्सोल्यूट रूप में हमको प्राप्त नहीं है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि मैं
कुछ भी कहने लग जाऊं कि मेरा तो वही फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, तो मैं किसी को कुछ भी बोलूं, और तो मेरा फंडामेंटल राइट है तो मैं कुछ भी सार्वजनिक जगह पे पहनूं। तो हो सकता है कि आपको धार्मिक अपनी जगह पर वो पहनना चाहिए, लेकिन बहस इस मुद्दे को लेकर है कि क्या आप जो धार्मिक पोशाक है उसको पहनकर शिक्षा के केंद्र में क्या वो ठीक है। इसको लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है, तो कोर्ट का फैसला आना बाकी है। और आप भी इस पर अपनी राय दें कि क्या ये शिक्षा के मंदिर में हिजाब पहनकर बच्चियों का आना ये उचित है या अनुचित है। तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमको ये अनुमति देता है कि हम अपनी पसंद का वो पहने, लिबास पहने, अपनी पसंद की जो पोशाक है उसको पहने। लेकिन हमें साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि वो जो लिबास पहना जा रहा है वो बच्चियों ने स्वाभाविक तौर पर पहना या उसके पीछे कुछ लोगों की कुछ मंशा है, कुछ सांप्रदायिक माहौल खराब करने का कारण किया जा रहा है। क्योंकि उन बच्चियों को प्रशासन ने ही जैसे रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, उन्होंने और भी कई तरह की ऐसी चीजें की जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके विरोध में जो दूसरा धड़ा खड़ा हुआ, उन्होंने भगवा वस्त्र पहन करके, भगवा गमछा पहन करके कुछ छात्र उस लड़की के सामने आए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो एक सांप्रदायिक मुद्दा जो अखाड़ा बन गया हमारे जो स्कूल, वो क्या बनना चाहिए था। साथियों, सभी व्यक्ति को भारत, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन भारत के संदर्भ में जो सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा है उसको भी हमें यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी हम इस चीज का सही से ये विश्लेषण कर पाएंगे कि आखिर इसको लेकर जो बहस हो रही है क्या वो जायज भी है, या फिर उसको पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं वो उसको अपने अपने हिसाब से उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा है, जो आधुनिक सेक्युलरिज्म की अवधारणा है, वो पश्चिम से एक तरह से आई है। और पश्चिम में जहां चर्च और जो राजा के बीच को लेकर जो विवाद रहता था, क्योंकि वहां ईसाईयत ज्यादा थी तो उनका प्रभाव शासन पर रहता था, तो एक फैसला किया गया कि धर्म और शासन अलग अलग रहेंगे, वो एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में जब ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आई तो भारत ने इसको समभाव के हिसाब से देखा, सबके साथ के हिसाब से भारत ने देखा, और भारतीय संविधान में इस तरह की अवधारणा दी गई, इस तरह के प्रावधान किए गए कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन भी करे, लेकिन राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र हमारा कोई भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा जो देश है वो कानून के हिसाब से चलने वाला देश है। लेकिन साथ ही साथ राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई। यहाँ राज्य के संदर्भ में जो मैं ये उपयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब एक तरह से आप सरकारी मशीनरी राष्ट्र लेकर चलिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल संदर्भ में राज्य शब्द को स्टेट या राज्य के राष्ट्र के तौर पर उसको कहा जाता है। तो जो अपना राष्ट्र है उसमें ये अवधारणा रखी गई कि जो सरकारें होंगी वो जो कार्य करेंगी, वो सरकारें किसी एक धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करेंगी, लेकिन हर धार्मिक व्यक्ति जो अपनी मान्यताओं को बढ़ावा दे और सद्भाव की मान्यताओं को बढ़ावा दे तो उसमें सरकार भी अपना साथ देंगी। तो कुल मिलाकर भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसको सकारात्मक रूप में लिया गया है। वो पश्चिमी राष्ट्रों की तरह एकदम राष्ट्र और धर्म का अलगाव की स्थिति भारत में नहीं है। तो भारत के संदर्भ में एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी धार्मिक मान्यताओं का प्रयोग भी करे, उनका पालन भी करे, उसके हिसाब से वो आचरण भी करे, लेकिन उसकी एक सीमा क्या होगी। क्या इसका फिर इस प्रकार से इंपैक्ट होगा कि हर व्यक्ति को ये कहने लग जाएगा कि मेरी तो धार्मिक मान्यता है मैं फलाने तरह का कपड़ा पहनूंगा, मेरी तो धार्मिक मान्यता है मैं फलाने तरह की चीजें सार्वजनिक पर खाऊंगा, मेरी तो ये मान्यता है कि मैं तो इस तरह की, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला कई बार खराब होगा, एक दूसरे के क्लैशेस हो जाएंगे। तो हमें एक डेडलाइन भी रखनी पड़ेगी कि आखिर किस सीमा तक हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं का भी प्रयोग करना है, उसका भी पालन करना है, लेकिन ऐसा न हो कि टकराव की स्थिति आ जाए, क्योंकि अपना राष्ट्र सभी की जो धार्मिक मान्यता है उनको स्वीकार्यता देता है, लेकिन किसी को दबाने का अधिकार नहीं देता।
इसी को लेकर कुछ लोगों की इस तरह की राय है कि जो वो लड़कियां हैं उनके परिवार वालों की इस प्रकार की सोच रही होगी कि अगर हमारी बेटियां जो हिजाब है वो पहन के स्कूल नहीं गई तो हम उन्हें स्कूल ही नहीं भेजेंगे। तो भाई ये किस प्रकार की मान्यता है? क्या आप धर्म से पहले अपनी बेटियों को हिजाब देना चाहते हैं? क्या आप बच्चियों को शिक्षा से पहले, शिक्षा संस्कार से पहले, उनको स्किल देने से पहले आप ये सारी उनको धार्मिक ये चीजें देना चाहते हैं? इन चीजों को भी आप देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन उनकी जगह अलग है। उनके लिए आप धार्मिक व्यक्तियों से मिलिए, धार्मिक पुस्तकों का आचरण कीजिए, धार्मिक अनुष्ठान है उनमें भाग लीजिए। लेकिन एक शिक्षा का केंद्र जहां आपको मॉडर्न शिक्षा ले रहे हैं, आप विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं, वहां पर आपको इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता कि आप इस प्रकार की बहस करें कि हमें तो बुर्का पहन के ही आना है। क्योंकि इस तरह से अगर होगा तो फिर जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो भी इस तरह की बहस करेंगे और फिर एक ये सांप्रदायिक अड्डा बन जाएंगे। और जो अपने स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चों के मन में जो एक सकारात्मक भाव होना चाहिए, जहां धर्म जाति को लेकर कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए, वहां पर अगर इस तरह के सीरियस मुद्दे उठाए जाएंगे तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत अपने राष्ट्र के लिए रहेगा। और नौजवान पीढ़ी इससे कितनी ज्यादा बाइस्ड होगी, उनको कितना बड़ा इसका भुगतान करना पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। साथियों, इसमें ही आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान दे रही हैं और कुछ तथाकथित लोग जो एक तरह से पर्सन की अवधारणा देते हैं, जैसे आपने मलाला यूसुफजई का एक ट्वीट पढ़ा होगा, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान की रहने वाली हैं। उस लड़की को आतंकवादियों ने निशाना इसलिए बनाया था कि वो स्कूल में वो पढ़ने जा रही थी। उसने अपनी, मलाला यूसुफजई ने अपनी एक किताब लिखी है आई एम मलाला, उसमें इस बात का बारीकी से उल्लेख किया है कि हमें हिजाब पहन के, बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया है स्कूल में, और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और जब आवाज उठाई तो जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने मलाला यूसुफजई को गोली मारी और मुश्किल से उनकी जान बची। और उसके बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिला उनकी बहादुरी के लिए कि इन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य किया इस्लामिक कंट्री बनने के विरुद्ध में, लोगों को जो आधुनिक शिक्षा है बच्चियों के कार्य के लिए। आज उनके भारत के संदर्भ में मापदंड दूसरे हो गए। आज वो कह रही हैं कि भारत के राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि महिला किस प्रकार की चीजें पहने, बच्चियां क्या पहन के स्कूल में जाएं, इसका दबाव नहीं डालना चाहिए। तो हमें बारीकी से यह देखना पड़ेगा कि ये जो लोग लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, ये लोग जो एक प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं फंडिंग रहती है। कहीं ना कहीं ये लोग भारत के संदर्भ में अपने सुर क्यों बदल देते हैं? आखिर ये भारत राष्ट्र का जो एक एकीकरण है, यानी जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको लेकर कभी भी ऐसी कोई भी घटना हो तो इन लोगों के बहुत जल्दी बयानबाजी आने लग जाती है। तो कुल मिलाकर इन लोगों को तो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये अपने घर का मामला है, अपने राष्ट्र का मामला है। हम सबको ये मिलकर सोचना पड़ेगा कि ये सभी हमारे बच्चे हैं, इनमें कट्टरता की भावना न पनपे, इन्हें स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्किल मिलना चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। ये कट्टरवादी सोच क्यों पनप रही है? ये चाहे दोनों ही तरफ से मैं कहना चाहूंगा, चाहे दूसरे लोग जिन्होंने सैफरन कलर का जो पहन के वहां नारेबाजी की, उनको भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि आप कुछ क्रिया कर रहे हैं तो इस तरह से हर कोई व्यक्ति इतना सहनशील नहीं है कि वो प्रतिक्रिया न करे। हालांकि प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, क्योंकि उसके लिए हमारे न्यायालय है, पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, और प्रशासन ने तो अपने हिसाब से कार्य किया ही था, जो स्कूल का प्रशासन था। तो हमको ये सारी चीजें न करके इसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ना चाहिए कि वो क्या फैसला देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हम सबको ये सोचना चाहिए। और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, इस पर शेयर करें कि आखिर इस तरह के मुद्दों पर क्या होना चाहिए। क्या स्कूल में एक तरह का जो पश्चिम में जैसे रहा है कि जहां राज्य का और धर्म का एक तरह से अलगाव है, तो क्या स्कूल बच्चों को एकदम से ये रोक दे कि आप कुछ भी जो चीज है, सांप्रदायिक चीज है या जो धार्मिक चीज है, उनको पहन के नहीं आएंगे? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज ये कपड़ों को लेकर बात हो रही है, कल कोई तिलक को लेकर बात होगी, परसों किसी दूसरी चीज को लेकर बात हो जाएगी।
तो ये कहानी कहां जाकर रुकेगी। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि जो सार्वजनिक स्थान है और खासकर शिक्षा के केंद्र हैं, वहां पर तो हमें इन चीजों को लेकर बहस करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इसी तरह से अपनी व्याख्या इसमें उनकी आएगी, उनका अभी डिसीजन आना बाकी है। क्योंकि अपना जो आर्टिकल 21 है वो हमको आज़ादी देता है, हर तरह की चीज़ पहनने की आज़ादी देता है हमें। और भी जो आर्टिकल, जो धार्मिक अधिकार हैं 25, 26 आदि से लेकर आगे तक के, वो हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को भी बढ़ाने की आज्ञा देता है, उसका अधिकार देता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह पर ये कहने लगे कि यहां तो मेरी धार्मिक मान्यता है, यहां तो मेरे पहनने का ये अधिकार है। भाई हर जगह आप अधिकार की ही बात करेंगे, कभी कर्तव्य की भी बात होगी। क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि राष्ट्र में ये सांप्रदायिकता अगर बढ़ी तो ये इससे किसको नुकसान होगा? क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि बच्चों को निष्पक्ष रूप से शिक्षा व्यवस्था में उनकी में सुधार होना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए? क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि बच्चों के अंदर ये कट्टरता नहीं पनपनी चाहिए? तो हर कोई अपने अधिकार की बात तो कर रहा है, लेकिन कर्तव्य की बात आप नहीं कर रहे हो, जो कि गलत है। आपको बच्चों को लेकर इतनी कूट कूट के 16-17 साल की बच्ची में इतनी कट्टरता आखिर कैसे बढ़ी? और उसके पीछे से जो एक अब मूवमेंट चलाया जा रहा है, उसको जो सपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से जो लोग हैं जो भगवा पहन के गए, उनके अंदर ये चीज कहां से प्रेरणा आई? तो ये कौन हो रहा है? इन बच्चों के पीछे कौन कौन से संगठन कार्य कर रहे हैं? क्यों इन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है? इन सबको हम आप सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा और ये राय रखनी पड़ेगी, स्पष्ट रूप से रखनी पड़ेगी कि आज कर्नाटक है, कल बंगाल होगा, परसों कोई दूसरा राज्य होगा। तो ये सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए और इसको लेकर एक डेडलाइन होनी चाहिए कि आखिर आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को यहां तक सीमित रखनी चाहिए और वो हर धर्म के लोगों के लिए रहे। लेकिन सार्वजनिक स्थान और खासकर शिक्षा संस्थानों में बच्चों की शिक्षा से संबंधित बात हो, उनकी रोजगार से संबंधित बात हो, उनके उज्जवल भविष्य के संबंध में बात हो, उनमें राष्ट्रीय चेतना से संबंधित बात हो, न कि ये कट्टरपंथी सोच भारत में पनपे। भारत तालिबान के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, भारत को किसी धर्म विशेष के रास्ते पर उसमें कट्टरवादी सोच नहीं आनी चाहिए। और अंत में साथियों, इसको लेकर क्योंकि एक राय बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक स्थिति ऐसी है कि यहां पर जो लाइन खींचनी चाहिए वो बड़ी बारीक है। अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अगर हम पूरी तरह से ये कहेंगे कि धार्मिक चीजें प्रतिबंध, फिर तो भारत का जो मूल संविधान था उसका पर्पस ही बदल जाएगा, उसकी भावना से ही छेड़खानी हो जाएगी। तो हम वो भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही अगर हम हर चीज पर यही कहने लग जाएंगे कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो फिर एक तरह से उसका अन्य तरह से दुरुपयोग होने लग जाएगा, वो धार्मिक कट्टरताएं पनपने लग जाएंगी जो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, इस पर मैं अपना कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहता कि किस प्रकार से ये चीजें, इसका समाधान निकलनी चाहिए। हम सबको ये मिलकर सोचना चाहिए और आप भी अपनी राय रखें। लेकिन एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थानों में ये जो कट्टरता पनप रही है, वो चाहे मुस्लिम समुदाय के बच्चे हों, चाहे हिंदू समुदाय के बच्चे हों, चाहे पारसी हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी समुदाय के बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है, वो राष्ट्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इस पर हमें अवश्य सोचना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और इन सभी पर विचार करते हुए हमें राष्ट्र की एकता को भी बनाना है, राष्ट्र के सौहार्द को बनाना है और जागरूक नागरिक रह करके इनके पीछे कौन सी कट्टरवादी सोच है उनको भी हमको विफल करना है। आज का वीडियो इसी जागरूकता के लिए और आप सबकी राय जानने के लिए, हमारी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।